अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। रियल एनालिसिस की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। मोनोटोन सीक्वेंसेस की डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। आज के लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4 करनी है। ठीक है, ये एग्जांपल्स मैंने रॉबर्ट जी बार्टल वाली टेक्स्ट बुक से ली हैं और ये दोनों एग्जांपल्स इस सेक्शन की लास्ट एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हमने एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करने और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। इसके अंदर आपसे कहा जाता है कि लेट xn बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स दैट इज़ इंडक्टिवली डिफाइंड बाय x1 इज इक्वल टू 1, xn plus 1 is equal to 1 over 4 times 2xn plus 3 where n is a natural number। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को इस तरह से इंडक्टिवली डिफ़ाइन किया गया। क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि प्रूफ करें कि ये सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और फिर इसकी लिमिट भी फाइंड आउट करें। ठीक हो गया, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमने इंडक्टिवली डिफाइंड सीक्वेंसेस के लिए एक मेथड सीखा था कि इनकी लिमिट को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, मैंने कहा था कि हम जो मेथड एग्जांपल 2 में सीख रहे हैं वो मेथड वीक मेथड है। ये मैंने इस सेंस में कहा था कि इस मेथड के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ता है, पहले ये चेक करना पड़ता है कि क्या हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं। ठीक है, एक दफ़ा हमें ये पता चल गया कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो फिर हम इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 के मेथड को यूज़ कर सकते हैं और यही काम यहाँ पर भी किया जाएगा। ठीक है, तो हम पहले ये प्रूफ करेंगे कि हमारा ये वाला जो सीक्वेंस है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी कन्वर्जेंस को हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अब मोनोटोन कन्वर्जेंस सीक्वेंस का हम यहाँ पर यूज़ करें तो इसके थ्रू अगर हम कन्वर्जेंस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमें पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारा सीक्वेंस बाउंडेड है और इसके अलावा ये मोनोटोन है। ठीक हो गया, तो पहले हम इसकी बाउंडेडनेस को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। नोट करें कि इस फॉर्मूले में अगर हम n की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास x2 लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा, राइट साइड पर क्या आएगा 1 over 4 2 टाइम्स x n की जगह 1 लगा रहे प्लस 3। अब x1 जो है वो 1 के इक्वल है, उसकी वैल्यू यहाँ पर लगाएं तो ये 5/4 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से x3 ये किसके इक्वल आएगा 1 over 4 टाइम्स 2 टाइम्स x2 प्लस 3। x2 आपने 5/4 निकाला है, यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 11/16 आएगा। ठीक है, इसी तरह से x4 भी आप निकाल लें 1 over 4 टाइम्स 2 टाइम्स x3 प्लस 3, इसका आंसर 35 डिवाइडेड विथ 48 आएगा। अब यहाँ से एक चीज़ ज़रा नोट करें कि x1 का आंसर कितना आया था 1 आया था और 1 जो है वो लेस दैन 5/4 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि x1 जो है वो x2 से छोटा है। सो x1 इज़ लेस दैन x2। इसी तरह से 5/4 इज़ लेस दैन 11/16। कैलकुलेटर के ऊपर आप ये चेक भी कर सकते हैं। सो x2 इज़ लेस दैन x3 एंड x3 इज़ लेस दैन x4। ठीक है, इसके अलावा ये सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो 2 से छोटे हैं। अब यहाँ से हम 2 चीज़ें प्रूफ कर सकते हैं। एक ये कि हमारा सीक्वेंस जो है वो क्या है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और दूसरी बात ये कि ये बाउंडेड फ्रॉम अबव भी है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम ये प्रूफ करेंगे कि हमारा सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड फ्रॉम अबव है और फिर इंडक्शन ही का इस्तेमाल करते हुए ये प्रूफ करेंगे कि ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है। सही हो गया, तो स्टार्ट करते हैं।
तो स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं जिसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूफ करना चाहते हैं. वी विल प्रूव दैट xn is less than 2 for all n member of set of natural numbers. ठीक है, यानी कि सीक्वेंस की तमाम टर्म्स जो हैं वो 2 से छोटी हैं. इसके लिए आप ये देखें कि क्या ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए होल्ड करती है कि नहीं. n इक्वल टू 1 लगाएं तो आपके पास लेफ़्ट साइड पर x1 आ जाएगा. ठीक है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 के इक्वल है और आपको पता है कि 1 जो है वो लेस दैन 2 है. तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है. ठीक हो गया. अब आप इंडक्शन का हाइपोथेसिस लेंगे, वो ये कि आप ये सपोज करेंगे कि n इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, यानी कि xk लेस दैन 2 है फॉर सम k मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक, अब प्रूफ आपने ये करना है कि n इक्वल टू k प्लस 1 के ऊपर भी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी. ठीक है, तो इसके लिए आप xk प्लस 1 को कंसीडर करें. यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर n की जगह k लगा दें तो xk प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा 1/4 टाइम्स 2 टाइम्स xk प्लस 3. ठीक है, अब xk जो है वो आपने सपोज किया हुआ है कि xk लेस दैन 2 है. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा दिस क्वांटिटी इज़ लेस दैन 1/4 2 टाइम्स xk की जगह क्या आ जाएगा 2. ठीक है, क्योंकि xk लेस दैन 2 है अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस ऑफ इंडक्शन. अच्छा, प्लस 3 ये कितना आ गया 7/4. दिस इज़ इक्वल टू 7/4 और आपको ये पता है कि 7/4 लेस दैन 2 है. तो xk प्लस 1 जो है वो लेस दैन 2 आया हमारे पास ओवरऑल. तो यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी होल्ड करती है. तो इसका मतलब हुआ कि आपका सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड फ्रॉम अबव है और ये बाउंडेड भी है. उसकी रीज़न ये कि इसकी तमाम टर्म्स जो है वो क्या हैं पॉजिटिव है. जब इसकी तमाम टर्म्स पॉजिटिव हैं तो फिर इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xn किसके इक्वल आएगा xn के इक्वल आएगा. ठीक है, और xn जो वो लेस दैन 2 है फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक, तो फिर बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक ये सीक्वेंस क्या है बाउंडेड. अब इसकी कन्वर्जेंस का क्वेश्चन रिड्यूस होके इसकी मोनोटोनिसिटी पर आ गया. हमने ये प्रूफ करना है कि ये एक मोनोटोन सीक्वेंस है. ठीक है, तो इसके लिए भी हम इंडक्शन ही का इस्तेमाल करेंगे. तो प्रूफ करते हैं कि ये एक मोनोटोन सीक्वेंस है. स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं कि हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू ये प्रूफ करना है कि ये सीक्वेंस क्या है. ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जैसे हमने शुरू में ऑब्ज़र्व किया था. ठीक है, सो वी विल प्रूव दैट xn is less than xn plus 1 for all n member of set of natural numbers. ठीक है, यानी कि xn एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. तो इसके लिए आप ये देखें कि n इक्वल टू 1 के लिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. n इक्वल टू 1 लगाएं तो आपके पास आ जाता है x1 दैट इज़ इक्वल टू 1. अब 1 जो है वो लेस दैन 5/4 होता है और 5/4 किसके इक्वल है x2 के इक्वल है. सो ओवरऑल x1 इज़ लेस दैन x2. ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है. अब इंडक्शन का हाइपोथेसिस हम सपोज करेंगे कि n इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर सम k मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि xk इज़ लेस दैन xk प्लस 1. ठीक है, और अब ये प्रूफ करेंगे कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, तो यहाँ पर k प्लस 1 लगाएं xk प्लस 1. ठीक हो गया. xk प्लस 1 किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला. दिस इज़ इक्वल टू 1/4 टाइम्स
2 टाइम्स एक्स के प्लस 3। अब हाइपोथेसिस के मुताबिक एक्स के जो है वो लेस देन एक्स के प्लस 1 है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दिस क्वांटिटी इज़ लेस दैन 1/4 टाइम्स 2 टाइम्स एक्स के प्लस 1 प्लस 3। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर अगर आप n की जगह k प्लस 1 लगाते हैं तो फिर आपके पास एक्स के प्लस 1 प्लस 1 यानी एक्स के प्लस 2 ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/4 टाइम्स 2 टाइम्स एक्स, n की जगह क्या लगाया हमने k प्लस 1। ठीक है, फिर आगे प्लस 3 यानी ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो ये चीज़ किसके इक्वल है एक्स के प्लस 2 के इक्वल है। सो दिस क्वांटिटी इज़ इक्वल टू एक्स के प्लस 2। तो हमारे पास ओवरऑल क्या आया एक्स के प्लस 1 इज़ लेस दैन एक्स के प्लस 2, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी वैलिड है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब ये मोनोटोन भी है, कन्वर्जेंट भी है। सो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम दिस सीक्वेंस इज़ एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हमने ये चीज़ इस्टेब्लिश कर ली है कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो अब हम एग्जांपल नंबर 2 का मेथड यूज़ करेंगे इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो एग्जांपल 2 का मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। दिस इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ 1/4 टाइम्स 2xn प्लस 3। सपोज़ करेंगे कि सीक्वेंस xn जो है वो किधर को कन्वर्ज करता है, वो पॉइंट x को कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो xn प्लस 1 ये भी किधर को कन्वर्ज करेगा, x को कन्वर्ज करेगा। रीज़न आपको पता है कि अगर एक सीक्वेंस किसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है तो उस सीक्वेंस की कोई सी भी टेल उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो xn प्लस 1 x को कन्वर्ज करेगा, तो इसलिए यहाँ पर x आ जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू 1/4 लिमिट आपने अप्लाई कर दी 2 टाइम्स x प्लस 3। ठीक है, 4 टाइम्स x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक हो गया। तो यहाँ से x का आंसर कितना आ जाता है 3/2। तो ये सीक्वेंस जो है वो 3/2 को कन्वर्ज करता है। ठीक हो गया। हैंस द सीक्वेंस xn इन द क्वेश्चन कन्वर्जेस टू 3/2 और यही आपका आंसर। सो आई होप कि आपको इस एग्ज़ाम्पल की बहुत अच्छी समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल करते हैं, एग्ज़ाम्पल 4। एग्ज़ाम्पल 4 के अंदर आपसे कहा जाता है लेट x1 ग्रेटर दैन 0 बी आर्बिट्रेरी, यानी कि जो हम सीक्वेंस कंसीडर कर रहे हैं इसकी फर्स्ट टर्म एक आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, और ये भी सपोज़ करें कि xn प्लस 1 ये इक्वल है 1/2 टाइम्स xn प्लस a डिवाइडेड विद xn। ठीक है, वेयर a इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो इस तरह से आपने अपने सीक्वेंस को इंडक्टिवली डिफ़ाइन किया। अब आपको ये प्रूफ करना है कि सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू स्क्वायर रूट a। क्योंकि ये इंडक्टिवली डिफ़ाइन किया गया है तो इसलिए हमें इसकी कन्वर्जेंस को पहले इस्टेब्लिश करना है और फिर एग्ज़ाम्पल 2 वाला मेथड जो कि हमने पिछले एग्ज़ाम्पल में यूज़ किया उसको यहाँ पर भी यूज़ करना है। ठीक हो गया। अब इसके सलूशन को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। इसको दोनों साइड्स पर 2xn के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 2xn प्लस 1 xn इज़ इक्वल टू xn का स्क्वायर प्लस a। ठीक है, इसको आप लिखेंगे xn का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स xn प्लस 1 xn प्लस a इज़ इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन xn। और xn चूँकि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है तो फिर इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स क्या होनी चाहिए, हर हाल में रियल होनी चाहिए।
और हमें पता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट सिर्फ उस सूरत में रियल होती हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव हो। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि -2 टाइम्स xn प्लस 1 का स्क्वायर -2xn प्लस 1, ये आपका b हो गया। तो बी स्क्वायर -4a है आपके पास 1, c आपके पास प्लस a है। दिस शुड बी नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये बन गया 4 टाइम्स xn प्लस 1 का स्क्वायर -4a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक हो गया। और इसको आप लिख सकते हैं xn प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डेफिनेटली। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर भी आता है। अब इस यूनिवर्सल क्वांटाइजेशन को आप लिख सकते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप यहाँ पर दोनों साइड्स पर 1 को ऐड करते हैं तो n प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप n प्लस 1 को रिप्लेस कर दें n के साथ तो ये पूरी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, xn का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सही हो गया। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई। अब इसको ज़रा आप गौर से देखें। यहाँ पर a जो है वो लेस देन और इक्वल टू xn का स्क्वायर आ रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म और इससे आगे वाली तमाम टर्म्स का स्क्वायर a के बराबर है या इससे बड़ा है। ठीक है, यानी कि ये सीक्वेंस बाउंडेड फ्रॉम बिलो है। अब इसकी कन्वर्जेंस इस्टेब्लिश करने के लिए हमें जस्ट ये प्रूफ करना है कि ये एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, क्योंकि मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड फ्रॉम बिलो है तो वो कन्वर्जेंट उस सूरत में होगा जब वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, और इसी तरह से अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड फ्रॉम अबव है तो फिर ये कन्वर्जेंट उस सूरत में होगा जब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो। ठीक हो गया। तो प्रूफ करते हैं कि ये एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि xn माइनस xn प्लस 1 नॉन नेगेटिव है, यानी कि xn जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू xn प्लस 1 है फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, समटाइम्स यूँ भी हो सकता है कि यहाँ पर ये वाली यूनिवर्सल क्वांटाइजेशन ना आए। ठीक है, यूँ आ सकता है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू सम नेचुरल नंबर k। तो इसका मतलब होता है कि ये सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग नहीं है बल्कि अल्टीमेटली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इंक्रीजिंग या अल्टीमेटली डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस के लिए भी मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट वैलिड होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ऐसा ही होगा। इस क्वांटिटी को कंसीडर करें xn माइनस xn प्लस 1, ये किसके इक्वल है, xn को एज इट इज़ रहने दे दें, माइनस xn प्लस 1 की वैल्यू डालें 1/2 टाइम्स xn प्लस a डिवाइडेड विद xn। ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, xn माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड विद xn का स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड विद xn। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, सिंगल फ्रैक्शन बनाएं इसको, 2 टाइम्स xn, यहाँ पर 2 टाइम्स xn का स्क्वायर माइनस xn का स्क्वायर माइनस a आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगी, xn का स्क्वायर माइनस a डिवाइडेड विद xn। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे आप ज़रा नोट करें कि xn स्क्वायर माइनस a दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसलिए ये वाली क्वांटिटी क्या आ जाएगी, दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। याद रहे कि xn जो है
सीक्वेंस एक्स एन की तमाम टर्म्स जो वो क्या हैं, वो नॉन नेगेटिव है। ठीक हो गया। अच्छा, और न्यूमरेटर भी जो है वो इस फ्रैक्शन का नॉन नेगेटिव है फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2, तो इसलिए हमारे पास दिस क्वांटिटी नॉन नेगेटिव आएगी फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि ये सीक्वेंस जो है वो अल्टीमेटली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक, सो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम ये वाला जो सीक्वेंस है वो क्या है, वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, अब हमने जस्ट इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है एग्जाम्पल नंबर 2 के मेथड से, तो वो आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी है। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और सपोज़ करें कि आपका सीक्वेंस पॉइंट x को कन्वर्ज करता है, तो आपके पास x इज़ इक्वल टू 1/2 टाइम्स x प्लस a/x आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो x स्क्वायर इज़ इक्वल टू a आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास x जो है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट a आएगा। माइनस वाली क्वांटिटी हम नहीं ले सकते क्योंकि आपका सीक्वेंस जो है वो क्या है, वो अल्टीमेटली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक हो गया, और इसकी कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो कि नेगेटिव हो। ठीक हो गया, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट a आएगा। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर है और यही चीज़ आपने प्रूफ भी करनी थी। सो द सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू द पॉइंट एक्स विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट a। ठीक है, ये चीज़ आपने प्रूफ करनी थी। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ओवर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।